students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue our chapter Functioning of a Commercial Organization. तो फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है इसका मेन एम आपको ये बताना है कि अगर किसी भी टाइप की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रही है तो उसमें कई तरह के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल को देखो तो आपके स्कूल में भी कई तरह के फंक्शंस होते रहते हैं। टीचिंग का फंक्शन होता है, उसके साथ बाकी मैनेजमेंट के काम भी होते हैं। ठीक है, तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं। उन्हीं फंक्शंस को करने के लिए वो फंक्शंस स्मूथली हो सके इसलिए डिपार्टमेंटेशन करी जाती है। डिपार्टमेंटेशन क्या है? डिपार्टमेंटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी फंक्शन सिमिलर टाइप के हैं, एक तरीके के जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में हमने अभी दो डिपार्टमेंट पढ़ी हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो क्या उसमें हमने देखा, उसमें ये पता चला कि जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जितना काम है वो होगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितना भी फंड्स, मनी, कैपिटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है उससे रिलेटेड सारा काम होगा। तो ऐसे क्या है, डिपार्टमेंट्स बनाकर हर डिपार्टमेंट अपने पर्टिकुलर काम में रहता है और उसकी वजह से बाकी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स का जो वर्किंग है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए डिपार्टमेंटेशन बहुत ही बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक सिस्टमैटिक तरह है काम करने का। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें 6 तरीके के, आपको 6 टाइप के डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिसको याद करने के लिए एक आपका एब्रिविएशन बनाया गया था, एक सेंटेंस बनाया गया था। ठीक है, वो सेंटेंस था मार्क, फिन एंड हुमा आर प्रॉपर ग्रुप एडमिन्स। ये जो सेंटेंस है ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा जिसमें डिपार्टमेंट्स का शुरू हुआ है, उसमें आपको बताया गया है इस स्टेटमेंट में जितने भी 6 डिपार्टमेंट्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में उनके नाम है। मार्क से हमने मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट पढ़ा था, फिन से फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब थर्ड डिपार्टमेंट हमें इस वीडियो में पढ़ना है। थर्ड डिपार्टमेंट का जो वर्ड था वो था हुमा। ठीक है, अभी हुमा कोई लड़की का नाम नहीं है। हुमा जो है ये एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हुमा का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट है, हुमा एब्रिविएशन जो यूज किया गया है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट क्या है? चलिए हमने मार्केटिंग एंड सेल्स मार्क पढ़ लिया, फिन पढ़ लिया, हुमा पर आए हैं। इसमें 2 टर्म है आपके, एक है ह्यूमन और दूसरा है रिसोर्सेज। डिपार्टमेंट आपको पता ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है? क्या आपने ऐसा मिलता जुलता कुछ पढ़ा है? आपने पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज। आपने अपनी इस बुक में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, वो रिसोर्सेज हैं, वो मटेरियल्स हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है और वो मैनकाइंड यूज करती है। जैसे कि नेचर से हमें वाटर मिल रहा है, नेचर से हमें एयर मिल रही है, नेचर से हमें सॉइल मिल रहा है, फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी मिल रही है। ये जितनी चीजें हैं ये नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। जो मिनरल्स होते हैं माइंस में से डिप करके उन्हें निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूजफुल है और सिंस ये चीजें हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टर्म यूज हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है, देखिए जितने भी लोग एक कम्युनिटी में है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं एक इनकम। ठीक है, इनकम क्या होती है आपको आगे बताया जाएगा, 2 टाइप की होती है, वेज और सैलरी, वो आपको आगे बताया जाएगा। जो भी ह्यूमन बीइंग्स इनकम अर्न कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, फिर चाहे वो एकदम लो जॉब से लेकर एकदम हाई पोस्ट तक का हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स वर्क कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, एक इकोनॉमी में इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। देखो होता क्या है, हमने ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, इसमें हमने शुरू में मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट देखा जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक पेन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या काम होगा, कैसे मार्केटिंग होगी और कैसे उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिनमें हमने देखा कि फंड्स और मनी जो होता है एकदम नॉर्मल शब्दों में मनी कैसे हम लाएं ताकि फिर उससे हम अपना काम कर सकें।
ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके पास मनी आ गया, आपके पास पेन मैन्युफैक्चरिंग करने की मशीन्स आ गई, अब आपको क्या करना है, अब उन मशीन्स को यूज़ करना है। तो मशीन्स को यूज़ कौन करेगा, कौन जानता है मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, ह्यूमन बींग्स, जिन्हें हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ या फिर लेबर्स। तो अगर आप फैक्ट्री की बात करो तो मशीन्स पर लेबर्स काम करते हैं, अगर आप ऑफिस वर्क की बात करो तो उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इन मशीन्स को, इन रिसोर्सेज को, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, हर चीज़ नेचर से मिल रही है हमें, जितने भी चीज़ें नेचर से मिल रही है। अगर एक मशीन आपने इंस्टॉल करी है, किसकी होगी, स्टील, आयरन की होगी, स्टील की होगी, ठीक है, आयरन कहाँ से मिल रहा है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इनको ऑपरेट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स, इनको ऑपरेट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, एंड सिंस ह्यूमन बींग्स आर गिविंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हमें बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड ही बात करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड बात करनी है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच जनरेट एन इनकम और वेल्थ, इनकम और वेल्थ जनरेट करते हैं। ये जो जनरेट कर रहे हैं इनकम और वेल्थ, इन एक्टिविटीज में जितने भी ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, एक सबसे लो जॉब से लेकर एकदम हाईएस्ट जॉब तक, वो सारे ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एम्प्लॉयज, लेबर्स, दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसके एम्प्लॉयज को, उसके लेबर्स को, मैनेजर्स को, सीईओ को, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, वो काम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देखता है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड काम करता है, एम्प्लॉयज से, सिंपल सा, एम्प्लॉयज से, ह्यूमन बींग से। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, जितने लिविंग हैं, जितने ह्यूमन हैं, उनकी जितनी भी मैनेजमेंट का काम है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देखता है। तो इस ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मेन आपको मतलब जानना था, ये डिपार्टमेंट करता क्या है, केवल इसका काम है ह्यूमन बींग से रिलेटेड सारे काम करना, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे काम हो जाएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप बाहर की जो लाइफ है उसको मत इन्वॉल्व करो, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, हमने ये पता चला कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, हर ह्यूमन बींग रिसोर्स है, जो भी ह्यूमन बींग एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा है, सैलरी और वेज अर्न कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ दीज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दीज ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल, दे आर द बींग्स हु आर यूटिलाइजिंग द अदर रिसोर्सेज। बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, ऑपरेट करना कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में कह रहे हैं कि ये जितने भी टास्क आपके एम्प्लॉयज से कंसर्न होते हैं, एक फर्म के एम्प्लॉयज से कंसर्न सारे टास्क ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, देखो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के फंक्शंस, देखो जैसे जैसे हम ये फंक्शन देखेंगे ना, एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी बन जाएगी। सबको पता है क्या होता है, बट क्या है, कॉमर्स में पढ़ रहे तो थोड़े टर्म्स जानने पड़ेंगे, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है ना, ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। चलो हम देखते हैं, हमने अभी कौन से डिपार्टमेंट पढ़े थे, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। चलो जो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट होता है हमारा, इस डिपार्टमेंट के लिए हमें मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है, हमें कुछ मैनेजर्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स कितने चाहिए, हमें 7 चाहिए। मान लीजिए एक मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम होता है, उसमें हमें 7 मैनेजर्स की जरूरत है। बहुत हाई लेवल के मैनेजर नहीं, छोटे लेवल पे काम करने वाले मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है। तो हमने पता चला कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में 7 मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, हमें ये मैनेजर्स एक सोर्स से अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ठीक है, जिसका एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस होता है। तो जो पहला प्रोसेस, पहला फंक्शन आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ये होता है आपका ह्यूमन
रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, देखो प्लानिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे, बिना प्लान से करेगा काम आपका खराब होगा, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या होता है, ये पहला काम है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या होता है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमें कौन सी टाइप की जॉब के लिए, कौन सी टाइप की जॉब की वैकेंसी है हमारे पास। वैकेंसी का क्या मतलब होता है कि उस जॉब पे अभी कोई नहीं है, वो जगह, वो जॉब, वो पोस्ट वेकेंट है, ठीक है। तो ये वेकेंट, ये मैनेजर्स की पोस्ट है, ये वेकेंट है। 7 वैकेंसीज हैं। इन्हीं को वैकेंसी का क्या मतलब होता है, वेकेंट से रिलेटेड। एंड वेकेंट का मतलब होता है आपका एम्प्टी, ठीक है। तो जो पोस्ट एम्प्टी है, जहाँ पे अभी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, हम उसको एनालाइज करेंगे कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जहाँ पे अभी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो दिस इट फोरकास्ट द फ्यूचर वैकेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर जॉब एनालिसिस ये करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने और किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए। अब इनको डिसाइड करना है कि हमें पता तो चल गया वैकेंसी हमें मैनेजर्स की है, हमें मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर्स की जरूरत है। अब हमको ये देखना है कि हमें कितने मैनेजर्स की जरूरत है, तो पता चला 7 मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है। बहुत कम वैकेंसी है ये तो। अगर आप अभी तो आपको नहीं पता, पर जब आप बाद में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें आपको हर एग्जाम के लिए, जो भी पोस्ट के लिए आपको उसकी वैकेंसीज बताई जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ये फोरकास्ट करा, बिकॉज अभी उन्हें नहीं पता है बाद में कितने की जरूरत पड़ जाएगी, बिकॉज मैनेजर्स के बाद भी और एम्प्लॉयज को हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेना होता है। तो चलो हमने देखा 7 मैनेजर्स की जरूरत है एंड उनकी क्वालिफिकेशन हमें MBA चाहिए और MBA हमें मार्केटिंग में चाहिए। उन्होंने क्वालिफिकेशन डिसाइड कर ली, MBA वाले हमको चाहिए, 7 मैनेजर्स चाहिए, 7 मैनेजर की पोस्ट के लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एनालाइज करा जॉब कौन सी है, मैनेजर्स की जॉब है। फिर इन्होंने देखा कि इस जॉब के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये फोरकास्ट किया उन्होंने 7 लोगों की एंड उनकी क्वालिफिकेशन। तो ये इन्होंने प्लानिंग में इतना अभी प्लान कर लिया, फोरकास्ट कर लिया। अब इनको क्या करना है ना कि दे आल्सो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी। अब देखो इसमें यही बताया गया कि अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये भी पता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में पहले से भी लोग होते हैं, तो वो ये देखेंगे ना कि अभी आगे हमें ये जो जॉब की हमने ये देखा है कि 7 मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो हमारे में जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं वो कितना इन जॉब्स को हैंडल कर सकते हैं। डिपेंड करता है, हर पर्सन की एबिलिटी अलग होती है, ठीक है। हर पर्सन अलग अलग चीज़ के लिए एबल होता है। तो फिर डिपेंड कर रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के में जो पहले से लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो आगे कितना जो है देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनको लग रहा है कि नहीं अब हमें अभी भी हमको ज़रूरत है कि अभी हम और लोगों को वो करें, एम्प्लॉय करें, तो फिर उसके लिए वो फोरकास्टिंग, वो पूरी फोरकास्टिंग डिपेंड करती है आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जॉब देखी, मैनेजर की जॉब है, इन्होंने नंबर देखा कितने लोगों की ज़रूरत है एंड क्वालिफिकेशन इन्होंने डिसाइड कर दी MBA, ठीक है। इन्होंने इतना कर दिया है। आप क्या करेंगे, इसके बेसिस पे ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फंक्शन में इन्होंने ये जो प्लान करा है, जो फोरकास्ट करा है, इसके बेसिस पे अपने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे और फिर ये आगे का काम करेंगे। बिकॉज प्लानिंग कर ली, उसको एक तरीके से सेट करके रिप्रेजेंट करा गया है कि अब हमें किस वे में, किस डायरेक्शन में आगे काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। जॉब देखो, नंबर कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद क्वालिफिकेशन, सिंपल सा इतना आपका हो गया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन था ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का। अब हम सेकेंड फंक्शन में आते हैं। सेकेंड फंक्शन इज सेम, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें 2 वर्ड्स आए जो आपके लिए नए हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन का तो सबको मतलब पता होता है, बट यहाँ पे सिंस कॉमर्स है कुछ ना कुछ तो इधर उधर होता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब ये रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो रिक्रूटमेंट को ही सिलेक्शन मान लेते हैं, रिक्रूटमेंट को सिलेक्शन मान कर ले। आपके भी दिमाग में होगा रिक्रूटमेंट का मतलब यही हुआ सिलेक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो रिक्रूटमेंट का मतलब है कि इन्हें पहले ये देखना है सोर्स क्या है, कहाँ से हमें ये एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। तो अब सिंस हमने देखा कि MBA ग्रेजुएट्स हमें चाहिए, तो फिर
कई सारे, आप जब अभी 10th में जाओ ना तो 10th में ये डिपार्टमेंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया, इसलिए आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो क्या होगा ना कि उन्होंने देखा हमें MBA ग्रेजुएट्स चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैनेजर की पोस्ट है। तो अब MBA ग्रेजुएट्स क्या, उनको जो पास आउट्स होंगे, जो एकदम लेटेस्ट पास आउट होंगे, एकदम नए नए, वो इनके जॉब के लिए सही होंगे, बिकॉज इन्होंने कुछ और मेंशन नहीं करा, इनको बस MBA क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो फिर इन्होंने सोर्स अपना देखा कि हाँ भी हमें इस जगह से, इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस जॉब के लिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि it analyzes the different sources and stimulates people to apply for the job। यहाँ पे है आपका stimulates people। stimulates का क्या मतलब होता है, इंड्यूस करना कि लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करें, बस रिक्रूटमेंट खत्म। रिक्रूटमेंट का काम बस इतना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का काम बस इतना है कि वो सोर्स ढूंढे, किस सोर्स में हमें लोग मिलेंगे, एंड देन उन लोगों को स्टिमुलेट करे, उन लोगों को इंड्यूस करे, उन लोगों को ऐसी चीजें दे कि वो आकर एप्लीकेशंस दे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसको उन्होंने बताया है, एडवर्टाइज करा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पस होता है, एडवर्टाइजमेंट जब आप ऐड देखते हो टीवी पे तो आप इंड्यूस होते हो कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदो जाके, आप उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हो। Seeing an advertisement is not the selling of that product। अगर आप एक परफ्यूम का एड देख रहे हो तो आप इंड्यूस हो रहे हो कि हाँ आई थिंक आई शुड ऑल्सो बाय दैट प्रोडक्ट, तो यू आर इंड्यूस्ड बाय सीइंग दैट एडवर्टाइजमेंट दैट यू शुड बाय दैट परफ्यूम प्रोडक्ट, ओके। तो अब आप इंड्यूस हो गए, एडवर्टाइजमेंट का काम खत्म। लेकिन अब जब आप जाके शॉप में वो उस प्रोडक्ट को, उस परफ्यूम को परचेज कर रहे हो, वो जो है सेलिंग हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और आपकी तरफ से बाइंग हो जाएगा। तो क्या एडवर्टाइजमेंट देखना सेलिंग हो गई? नहीं हो गई। एडवर्टाइजमेंट का पर्पस है इंड्यूस करना। जब आप रियल में परचेज कर रहे हो तो सेलिंग का प्रोसेस खत्म हुआ है। तो उसी तरीके से रिक्रूटमेंट का केवल काम होता है लोगों को इंड्यूस करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा। अगर रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर रिक्रूटमेंट हो गई, लोगों ने 10 लोगों ने रिक्रूटमेंट होगी, मतलब 10 लोगों ने एप्लीकेशन के फॉर्म्स भेज दिए तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, रिक्रूटमेंट के बाद अब जितने लोगों ने रिक्रूट करा है उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का फर्क होता है। रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है टू स्टिमुलेट पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। वैकेंसीज व्हिच आर अवेलेबल आर ओनली 7। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे में मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, MBA ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो क्या केवल 7 MBA ग्रेजुएट्स अप्लाई करेंगे? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में अप्लाई करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। एंड व्हेन 7 people will be selected out of these 100 people or 1000 people, then that process is called selection। So ये difference है। 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अभी चलो 7 है तो कम नंबर लेते। रिक्रूटमेंट जब हमने स्टिमुलेट करा लोगों को कि अप्लाई करो, तो हमने देखा कि 10 नहीं, चलो हम देखते हैं 100 MBA ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने अप्लाई कर दिया एंड उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। क्या हुआ है? रिक्रूटमेंट हुआ है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दे आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, दे हैव अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट एंड अप्लाई करने के बाद अब इंटरव्यू करके और टेस्ट लेकर, जो भी डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके से लोगों को अपने में सेलेक्ट करेगी। इनका एक कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक मेथड होगा, या तो वो इंटरव्यू लेगी या तो वो कोई टेस्ट करने को दे देगी लोगों को, उन सारे 100 लोगों को, एंड उसके बाद जो एकदम बेस्ट 7 होंगे उनको सेलेक्ट करेगी। तो ये जो 7 अब सेलेक्ट होंगे इस जॉब के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फर्क होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि यू हैव टू स्टिमुलेट पीपल टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। आपको केवल उन्हें इंड्यूस करना है कि आप आकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस जॉब के लिए अप्लाई करो, एंड आफ्टर दैट जब आप अप्लाई कर दोगे देन आपको एक किसी भी तरीके के प्रोसेस से होने जाना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट जो बेस्ट होते हैं उन्हें सेलेक्ट करा जाएगा। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। जब हम इंटरव्यू या टेस्ट लेकर सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड सिलेक्शन। सो सिंपल इसमें यही दिया गया है कि डिपार्टमेंट क्या करती है
पहले एनालाइज करती है सोर्स क्या है, उसके बाद लोगों को स्टिमुलेट करती है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग दीज एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करती है क्वालिफाइड पर्सन्स को इंटरव्यूज करके, ग्रुप डिस्कशन करके, टेस्ट लेकर, फिर वो डिसाइड करती है कि अब इन 100 में से कितने क्वालिफाइड है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, प्लानिंग था। प्लानिंग में हमने देखा था जॉब क्या है, कितने नंबर के लोग चाहिए, कितने मतलब कितनी वैकेंसीज है, कितने क्या क्या क्वालिफिकेशन के हमें चाहिए। उसके बाद हम आते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को स्टिमुलेट करना, जो स्टिमुलेट हो जाएंगे लोग, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म, लोग आके अप्लाई कर देंगे जॉब में। आफ्टर दैट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन विल सेलेक्ट, जब उसमें से वो सेलेक्ट करेगी उन पर्टिकुलर वैकेंसी में जितने लोगों की जरूरत है, 7 यहाँ पे केस है तो 7 लोगों को सेलेक्ट करा जाएगा, देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड सिलेक्शन। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है वो खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अब फिर क्या हो गया है, हमने जॉब देख ली, जॉब के लिए हमने लोगों को रिक्रूट करा, लोगों ने अप्लाई करा, एंड उसके बाद अब हमने उन लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया है। नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो 7 लोग आ चुके हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फर्म है, इस फर्म में वो 7 लोग आ चुके हैं, वो 7 लोग इस फर्म के अंदर आ चुके हैं। दे आर नाउ सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए। अब क्या है, 7 वैकेंसीज थी, अब क्या काम होगा, अब हम देखते हैं थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन इज सेइंग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। थर्ड फंक्शन इज सेइंग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे भी 2 वर्ड्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 टर्म्स हैं, एंड दीज 2 टर्म्स आर ऑल्सो डिफरेंट, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिफरेंट था। देखो एंड और में फर्क होता है, इतना आपको अब तक पता होना चाहिए। अगर एंड वर्ड यूज हो रहा है देन एंड मीन्स दैट दे टू द बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड अगर और वर्ड यूज हो रहा है ओ आर और, देन और का मतलब है कि दोनों वर्ड्स की सेम मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, 2 काम यहाँ पर भी हो रहे हैं। क्या होता है इसमें, कह रहे हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं उसमें उनको प्लेस कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ये जो नए एम्प्लॉयज आते हैं इनको जब हम ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करते हैं तो उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या करा था, प्लान करा था, मैनेजर्स चाहिए 7, क्वालिफिकेशन MBA, 100 लोगों ने अप्लाई करा। जब हमने रिक्रूटमेंट करा, उन 100 लोगों में से 7 को हमने सेलेक्ट करा, विच इज द सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ दी 7 पीपल आर सिलेक्टेड, they have come in the organization, now the function of placement and orientation begins। अब क्या करना है, ये जो 7 लोग आ गए हैं, हमने देखा था मैनेजर की पोस्ट के लिए 7 पीपल आर रिक्वायर्ड, ये शुरुआत में प्लानिंग में डिसाइड हो गया था। अब हमने देखा था ये मार्केटिंग एंड सेल्स के मैनेजर थे, तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर कितने सारे फंक्शन होते हैं, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि इन 7, ये जो 7 लोग हैं ये उन डिफरेंट मैनेजर्स की पोस्ट पे कौन कौन जाएगा। ये जो 7 लोग हैं इसमें से कौन प्लानिंग का मैनेजर बनेगा, रिसर्च करने का मैनेजर बनेगा, कौन सेल्स मैनेजर बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो फिर डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब ये जो इनको जब हम जॉब एलोकेट कर देंगे, इन 7 लोगों को जिन्हें हमने रिक्रूट करा है देन सेलेक्ट करा है, फिर इनको हम उनकी जॉब्स पे भेज देंगे। इनको इनकी पर्टिकुलर जॉब मिल गई, सबको पर्टिकुलर जॉब मिल गई, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग दीज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव जॉब्स इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ये आपका प्लेसमेंट का काम होता है, ठीक है, ये आपका प्लेसमेंट का काम होता है, एंड प्लेसमेंट इज डन। अब देखो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आएंगे तो उन्हें फेमिलियर करना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब वो उस फर्म में नए नए आए हैं, उन्हें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है, उन्हें वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं पता है, तो क्या होगा, वो जो पुराने एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उस फर्म में उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप नए स्कूल में जाते हो, अगर आपने अपना स्कूल छोड़ा है, आप नए स्कूल में गए, ठीक है, तो नए स्कूल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या नए नए लोग मिलेंगे, एंड फिर आप उनसे पूछोगे चलो आज एक स्कूल का टूर करके आते हैं, देखते लाइब्रेरी कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, लैब्स कहाँ पर है, कंप्यूटर लैब कहाँ है, फिजिक्स लैब कहाँ है, आप ये सब देखोगे। तो दिस process of being familiarized, getting familiarized with the organization is called orientation। इसको हम orientation कहते हैं। Similarly ये 7 new employees आए हैं
इस फर्म में सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब ये भी इस फर्म के डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे टीचर, जैसे कि आप स्कूल में देखोगे टीचर्स कैसे हैं, ये जानेंगे यहाँ के मैनेजर्स कैसे हैं, ऊपर के जो लोग हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे हम किस तरीके से काम करते हैं। सो दिस प्रोसेस, फैमिलियराइज करने का जो प्रोसेस है उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब है सोशलाइज करना या फिर फैमिलियराइज करना। किसको करना फैमिलियराइज? सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। नाउ दीज पीपल आर सेलेक्टेड, अब इन्हें हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स करेंगे, सेलेक्टेड लोग हैं, इनको हमें फैमिलियराइज करना है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन अब हमने कितना हो गया, हमने देख लिया हमें किस जॉब की जरूरत थी, किस जॉब की वैकेंसी थी, कितने लोगों की जरूरत थी, रिक्रूटमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट में 100 लोगों ने अप्लाई करी, हमने उसमें से 7 लोगों को चुना बिकॉज 7 वैकेंसीज ही थी। ज्यादा लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेंगे जब जॉब ही नहीं तो क्या करेंगे। तो 7 लोगों को हमने सिलेक्ट करा। नाउ दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनको हमने उनकी पोस्ट में प्लेस कर दिया, प्लेसमेंट इज डन। प्लेसमेंट के बाद ये सब फैमिलियराइज हो रहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ओरिएंटेशन इज डन। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड फंक्शन था ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, ये हो रहा है। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, यही चीजें रियल में होती है। अगर आप देखो, आप रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, एंड उसमें आप देखो तो इसी तरीके से आपके स्कूल तक में भी ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो अब हमारा आता है फोर्थ फंक्शन, and fourth function is saying training and executive development. Training and executive development. अब इसका क्या मतलब है? अभी तो आप सोचोगे कि ये क्या, ये तो सेलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग कहाँ से आ गई। देखिए ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब चलो आपको जॉब मिल गई, आप मैनेजर की पोस्ट पे आ गए हो, ठीक है। अब क्या है, आपने ओरिएंटेशन भी हो गया, आप जान भी गए सब कुछ, अब आपको मेन काम पर आना है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स है। नाउ दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स, इन्होंने MBA अभी कंप्लीट करा है और इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग भी एम्प्लॉय करे जाते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके केस में ऐसा नहीं होता है, बट सिंस न्यू एप्लीकेंट्स हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। अब जैसे आप एग्जांपल देखो, जो बैंक के एग्जाम होते हैं लाइक SBI PO और ICICI PO का एग्जाम, तो ये एक एग्जाम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप जाते हो उस बैंक के अंदर, अगर आप टेस्ट देते हो और फिर आपके नंबर जैसे आते हैं उस हिसाब से आपको बैंक दिया जाता है, एंड फिर आप वहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह जाते हो। तो क्या होता है ना, 2 साल 2 इयर्स की आप ट्रेनिंग पर होते हो, एक तरीके की 2 इयर्स आप प्रोबेशन पे होते हो, एक तरीके की ट्रेनिंग उसको आप समझ सकते हो। बिकॉज उसमें आपको फेमिलराइज करा जाता है, आप टेस्ट देकर आए हो, जरूर कोई क्वालिफिकेशन है नहीं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए और ये वो, तो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पे ये 7 मैनेजर्स आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग कैसे होती है, देखो अभी तो इस बुक चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, बट 10th में आप पूरा पढ़ोगे इसको डिटेल में। तो एक चीज जान लो कि जो भी ट्रेनिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ऑन द जॉब एंड सेकंड आपकी होती है ऑफ द जॉब। देखो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, सिंपल सा मतलब है, अगर आप तो स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर जो ट्रेनिंग हो रही है वो ऑन द जॉब, ऑन द स्कूल आपके केस में, और स्कूल के बाहर जो ट्रेनिंग है वो ऑफ हो गई। तो इसी तरीके से ये जो फर्म है, इस फर्म के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई, और इस फर्म के बाहर जो इस फर्म की प्रेमाइसेस, इस फर्म की वॉल्स, इस फर्म की बिल्डिंग के बाहर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। डिटेल में आप पढ़ोगे, बहुत टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, तब आपको समझ आएगा 10th में। अभी के लिए बस इतना जान लो, ट्रेनिंग 2 टाइप की होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। अगर आपको ट्रेनिंग जॉब के अंदर ही प्रोवाइड करना है देन वो ऑन द जॉब है, अगर आपको जॉब के प्रीमाइसेस के बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं देन इट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ये जो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है तो ये प्रोवाइड करी जाती है, लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जिसमें आपको नए चीजें बताई जाती हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से तो यहाँ पर हमने ये देखा ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद कहते हैं कि ट्रेनिंग इज एसेंशियल बोथ फॉर सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वो जो एम्प्लॉयज आए हैं, जो ये 7, इनको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, इनका डेवलपमेंट होगा।
इनका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होगा क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो, अब ट्रेनिंग करना कोई नॉर्मल सा, ट्रेनिंग करवाना कोई नॉर्मल सा काम नहीं है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कि उन्हें नए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जिनको जॉब्स प्रोवाइड कर दी गई है, जिनको ओरिएंटेशन हो चुका है, अब उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो कि उस जब एम्प्लॉयज ट्रेंड रहेंगे तो एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे, जब एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, जब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो ये सब लिंक्ड है, ठीक है, समझ लो आप। तो ये आपका ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हो गया। आप देखो, जब भी आप स्कूल में रहते हो तो ऐसे ही देखो, आप अगर देखो तो स्कूल में भी आपके साथ यही होता है, स्कूल में भी आपके साथ यही होता है, ठीक है। स्कूल में प्लानिंग कर ली जाती है, शुरू से करते स्कूल में प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें भाई इतने स्टूडेंट्स इस ईयर चाहिए एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स चाहिए। अब हमने देखा, मान लीजिए प्राइमरी में देखा, हमें 1 से लेकर 5 तक के लिए कुछ इतने, मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स चाहिए। अब क्या है, ये आपने डिसाइड करा, ये स्कूल ने डिसाइड करा, प्लानिंग हो गई। अब वो रिक्रूटमेंट करेंगे, अब वो फॉर्म्स दे देंगे लोगों को, ठीक है, फॉर्म्स बांटेंगे, पेरेंट्स आकर फॉर्म्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे आएंगे, 2000 से ज्यादा ही अप्लाई करेंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं, ठीक है। फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे, फिर क्या होगा, टेस्ट होगा, बच्चों का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, उनको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, उन बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई, प्लेसमेंट हो गया, वो बच्चे स्कूल में आकर फेमिलियर हो गए, ओरिएंटेशन हो गया, एंड ओरिएंटेशन के बाद अब वो पढ़ाई करेंगे, एंड दैट इज देयर ट्रेनिंग। तो ये आप एक समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है। ये स्कूल का एग्जाम्पल था, ये आपका इससे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब आप रियल लाइफ में जाओगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो आपको पता चलेगा इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हो गया 4th फंक्शन। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो देखिए, आप धीरे धीरे देख रहे हो कि ह्यूमन रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुकी है, और कैसे आए हैं वो प्रोसेस आपको पता चल गया है। कौन करता है ये काम? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है। तो अब हमने ये देख लिया ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका क्या मतलब हो गया? परफॉर्मेंस, जो भी आपने परफॉर्म करा, जो भी आपने काम करा, जो भी आपने वर्क करा, वो आपकी परफॉर्मेंस हो गया। आप स्कूल में होते हैं, आपका एग्जाम होता है, आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस। अप्रेजल का मतलब होता है प्रेज करना, सिंपल प्रेज करना, सिंपल भाषा में तारीफ करना, ठीक है। तो अब देखो, जब आप स्कूल में होते तो क्या होता है, आप स्कूल में होते हो, आप एग्जाम देते हो, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपके घर में प्रेस करा जाता है, आपके टीचर्स आपको प्रेस करती है कि वाओ ही और शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा होता है आपके साथ। फिर क्या होता है, अगर ज्यादा देखिए होता क्या है, जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, बहुत अच्छे लाते हैं उनको हेड गर्ल हेड बॉय बना दिया जाता है, प्रीफिक्स बना दिया जाता है। तो क्यों होता है? उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वो अच्छे बच्चे तो उनको इन जगह पर, इन पोस्ट पे, ऑफिस में ऑफिस बेरर्स बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका तरीका है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, अब ये तो आपका स्कूल में था, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सब बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट इवॉल्व करता है एक सिस्टम जिसमें हर एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को, जो जो उन्होंने जॉब में परफॉर्म करा है, जिस जिस तरह का काम करा है, और उनकी फ्यूचर पोटेंशियल को कि अब वो आगे और कितना काम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कूल में किसी को हेड गर्ल बनाया जाता है, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट ऑन दिस फोरकास्ट, ऐसा सोच के बनाया गया बिकॉज वो केपेबल है। आपके टीचर ने, आपके प्रिंसिपल ने अगर आपको हेड गर्ल बनाया या हेड बॉय बनाया है तो उन्होंने ये फ्यूचर का, इन्होंने आपकी कैपेसिटी जानी है, इन्होंने आपके फ्यूचर पोटेंशियल को जाना है कि दैट दिस स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर कैपेबिलिटी है, फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए वो देखा जाता है, और आपकी जॉब परफॉर्मेंस देखी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही देखा जाता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको अप्रेज करा जाता है। कैसे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंडक्ट्स द परफॉर्मेंस इंटरव्यूज एंड जज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिजल्ट्स। इंटरव्यूज करे जाते हैं। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है, बाकी सारे भी डिपार्टमेंट्स हैं। इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं,
इन सारे डिपार्टमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ये जो सिलेक्शन का काम, रिक्रूटमेंट का काम जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में कौन ऑपरेट कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। फाइनेंस में ह्यूमन बींग्स। आगे आप पढ़ोगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोडक्शन सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट ह्यूमन बींग्स। हर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो ह्यूमन बींग्स की वजह से चलती है। हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन बींग्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस करी गई है और उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ये देखने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से करता है एंड उस चीज को मैनेज करने का काम ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का होता है कि हर डिपार्टमेंट अपनी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को जज करे, उनके परफॉर्मेंस को, उनके इंटरव्यूज ले और डिस्कशंस करवाए, जिससे उन्हें पता चले कि उनके एम्प्लॉयज में कौन यूनिक है, किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, और फिर उसके हिसाब से उन्हें अप्रेज करा जाता है, बोनस दिया जाता है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब बिजनेस के वर्ल्ड में जाओ तो क्या होता है? बोनस मिलता है जब आप अच्छा काम करते हो। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में छोटे लेवल पे उसमें आपको हेड गर्ल बना दिया जाएगा, प्रीफेक्ट बना दिया जाएगा, या फिर सिंपल सा स्वीट्स दे दी जाएंगी। बड़े लेवल पे आपको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। बच्चे को जब पता है एक स्टूडेंट को कि वो अच्छा करेगा, देन उसको तारीफ मिलेगी तो वो और हार्ड वर्क करता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से एम्प्लॉयज भी और हार्ड वर्क करेंगे, मोटिवेट होंगे कि उनका वर्क अप्रिशिएट हो रहा है। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सब आप पढ़ोगे 10th में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में यही है कि जज करना वर्क को, किस तरह से काम हो रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हमारा आता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही रिलेटेड है ये पॉइंट, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमको पता चलता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे प्रमोशन होते हैं, लोगों को और अच्छी पोस्ट पे भेजा जाता है। ट्रांसफर होते हैं, उन्हें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो क्या है यहाँ पे? द डिपार्टमेंट एडवाइजेज एंड असिस्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, इनका काम है, इन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल करवा दिया हर डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अपने अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर ली, मतलब उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस जज कर ली, उनके फ्यूचर पोटेंशियल देख ली, इंटरव्यू और सब करवा दिया है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का ये काम है कि अब वो उन सबको असिस्ट करे। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है तो भाई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जाकर उनको बोलेगा कि भाई आपने कर लिया, आपके ये कैंडिडेट्स अच्छे हैं, इस तरीके से आप प्रमोशन कर दो, इन कैंडिडेट को इधर इस जगह ट्रांसफर कर दो। तो ये सब काम करने के लिए कौन आएगा हेल्प करने, कौन असिस्ट करेगा, कौन इस चीज को मैनेज करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो लोगों का प्रमोशन होना है, ट्रांसफर होना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा। प्रमोशन क्या होता है? देखो ये इसमें बुक में नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए सिंस यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो प्रमोशन का मतलब है कि जो आपकी जॉब होती है, मतलब जो आपकी पोस्ट है एंड आपकी सैलरी जो होती है एंड आपका स्टेटस, सब बढ़ता है, सब बढ़ जाता है। पोस्ट बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाती है, इसको हम प्रमोशन बोलते हैं। एक वर्ड होता है डिमोशन। डिमोशन जनरली नहीं करते हैं। डिमोशन का मतलब ये है आपकी जो पोस्ट कम हो जाएगी, आपकी सैलरी कम हो जाएगी, आपकी स्टेटस कम हो जाएगा। अब देखो आप स्कूल का एग्जांपल लो, आपको स्कूल से आप फेमिलियर हो, आपका जब अच्छे नंबर आते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, दैट इज प्रमोशन। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करो, इफ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग हार्ड, वो मैनेजर से और ऊपर की पोस्ट पे जा सकता है, या फिर अगर स्टाफ में है वो तो स्टाफ से मैनेजर में जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमोशन होता है। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि जॉब पे जो आपकी पोस्ट है और जो आपकी सैलरी है और जो आपका स्टेटस है वो सेम रहता है, सिर्फ आपकी ब्रांच बदल दी जाती है, सिर्फ आपकी ब्रांच बदल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में अपना एक 7th का एग्जाम कंप्लीट करा, फाइनल एग्जाम दे दिया, अब आप 8th में आ गए हो। ठीक है, आपने अपना स्कूल चेंज कर लिया एंड उस दूसरे स्कूल में आप 8th क्लास में एंटर कर रहे हो। तो क्या है? ये आपका ट्रांसफर हो गया। दो ये ट्रांसफर उस फॉर्म में नहीं है बिकॉज स्कूल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो अलग अलग सिटी में उनकी ब्रांच होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वहाँ पे जो मेन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उनको लगा कि हमें इन्हें ट्रांसफर करके दूसरी ब्रांच में भेज देना चाहिए।
ये मुंबई की ब्रांच में काम कर रहे हैं, हम इन्हें दिल्ली की ब्रांच में भेजते हैं। तो दिल्ली की ब्रांच में जब भेजा जाएगा तो उनकी वो पोस्ट मैनेजर की रहेगी, उनकी अगर सैलरी 30,000 मुंबई में थी तो उनकी दिल्ली में भी 30,000 रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफर में क्या होता है, स्टेटस, सैलरी और पोस्ट आपकी सेम होती है। प्रमोशन में ये सब इंक्रीज हो जाता है। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर बस ये होता है। एंड डिमोशन नेगेटिव चीज होती है जिसमें पोस्ट से नीचे की पोस्ट आपको देनी जाती है, जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 6th हो गया प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। अब इसके आगे जो 7th पॉइंट है, 8th पॉइंट, 9th, 10th, 11th, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना देखो, इतना रिवाइज करो, आप इसको एक बार रीड करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। एंड बस अच्छे से पढ़ो, बहुत इजी चैप्टर है। एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे 10th में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इससे ज़्यादा हेल्प आपको 11th में मिलेगी अगर आप कंटिन्यू करते हो, बिकॉज 9th की कॉमर्स एंड 11th की कॉमर्स का सिलेबस बहुत हद तक रिलेटेड है, सेम है। एंड 10th और 12th की कॉमर्स का। सो ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड एंड बाय।